सत्यजीत आप स्टेज में स्टेज का आज हमारे बीच अक्षय कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पधार चुके हैं। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके सामने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं और सत्य प्रकाश राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वो भी मैडम नीलम जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर देवेंद्र कपिल का ब्रिजेश और आमिर खान स्वागत है। भाई साहब एक सतप्रकाश तंताल जी गाँव का स्वागत करें। हाँ जी भाई साहब तो आप बोला मैं B2R से बोल रहा हूँ। मैं अंकल जी थोड़ा मैं बोल देता हूँ इसको। पीछे कहाँ पहुँच गया? कहाँ पे अब तू? मैडम नीलम जी राज्य महिला हमारे संगठन की प्रदेश अध्यक्ष जी और सत्य प्रकाश पांचाल जी हमारे भी अपने नगर पार्षद मास्टर जय भगवान जी पधार चुके हैं। काउंसलर जी का स्वागत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई जी चौधरी शेर सिंह जी और बाहर से आए कार्यकर्ताओं का मैं तहे से स्वागत करता हूँ। थोड़ी देर में आऊँगा भैया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर भारतीय मौलिक विकास संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिस पेड़ की नींव रखी गई थी मेजर साहब अभी है ना लड़का पहुंच रहा है आपके उस पेड़ के अंदर क्रांति के अंदर हेलो दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने
जल देने का काम किया है। आज समाज के अंदर भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको रोकने के लिए समाज सेवकों की अत्यधिक आवश्यकता है। इसी को देखते हुए हमने एक संगोष्ठी प्रोग्राम रखा है यहाँ पर, जिसका विषय दिया लोकतंत्र में मानवाधिकार हनन क्यों। कहते हैं कि भारत देश के अंदर जनता का राज्य है और जनता का राज होते हुए भी बुद्धिजीवी लोग विद्यमान हैं जो समाज में रहकर समाज की अच्छी और बुरी गतिविधियों पर ध्यान रखकर नेतृत्व करते हैं। आज इस मंच पर हमारी संगोष्ठी का विषय लोकतंत्र में मानवाधिकार हनन क्यों। ये एक प्रश्न चिन्ह है, जो समाज में प्रश्न चिन्ह है। हमारा संविधान हमसे जवाब मांगता है उसका कि भारत में लोकतंत्र होते हुए भी, जनता का राज्य होते हुए भी अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं है जनता के। क्या भारत पर सत्ता संपन्न देश नहीं है? देश में लोकतंत्र होते हुए भी राजनीतिक तंत्र है, राजाओं का तंत्र चलता है। यहाँ पर यहाँ राजाओं के कहने पर सब कुछ होता है, लोगों को सिर्फ राजा चुनने का अधिकार है, हटाने का अधिकार नहीं है। एक बार जिस राजा को, जिस प्रतिनिधि को जनता चुनती है, अगर वो प्रतिनिधि जनता के अधिकारों का हनन उसको माफ दें, क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा है? अगर जनता के अधिकारों का हनन करते हैं तो जनता उसको सहन करती रहती है, जनता देखती रहती है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती। आजादी के 50 वर्ष बाद भी लोग आजाद नहीं है, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। कहीं जाति उत्पीड़न तो कहीं शारीरिक उत्पीड़न। भारत का दिल कही जाने वाली दिल्ली के गांधीनगर इलाके में हमारे सामने परसों एक ऐसा केस आया। महिला का अपना मकान, अपना सब कुछ होते हुए भी उसके जिगर के टुकड़ों ने उस मकान को किराए पर दे दिया और अपनी माता को फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर किया। क्या यही लोकतंत्र है? कहां है वो मीडिया, कहां है वो प्रशासन जो रक्षा करता है? किसी के कपड़े पर जरा सी चाय गिर जाए, मीडिया आ जाती है, तुरंत कहती है कि देखो भारत का नक्शा बन गया एक चाय जरा सी गिरने से। प्रशासन तुरंत दौड़ता है, उसकी रक्षा करो, उस कपड़े को रखो, उसको दिखाएंगे। आज उस मां को देखने के लिए कोई नहीं जा रहा जो फुटपाथ पर सो रही है अपना मकान होते हुए भी। वो है सामाजिक बच्चे, उस मां की आत्मा क्या कहेंगी जिसने उनको जन्म दिया और वो आज फुटपाथ पर सो रही है अपना मकान होते हुए। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना होगा। मानवाधिकार की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कई अधिकारी तो कई सत्ताधीश उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। बिहार के अंदर ही लीजिए, पुलिसिया राज चलता है, जिसे चाहा मोटरसाइकिल के पीछे बांध कर खींचा। अभी दिवाली के दिन की बात है, मासूम बच्चों ने किसी दुकान से तो पटाखे उठाए होंगे, उनको पुलिस ने मारा, हथकड़ी लगाई और त्योहार के ऐन दिन बच्चों को जेल के अंदर बंद करके रखा। क्या उनके लिए बाल ग्रह नहीं थे? जो कि हमारे संविधान के मुताबिक, हमारे अधिकारों के मुताबिक उन बच्चों का हनन किया गया है, उन बच्चों का शोषण किया गया है। कहां गई वो सरकारें? ये सब कमी क्या है? ये कमी है तो सिर्फ जनता की कमी है, देशभक्तों की कमी है। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर लोग सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ते, समाज के पीछे कोई नहीं दौड़ता। अगर हम कहते हैं समाज के लिए कार्य करो तो लोग हमसे पूछते क्या दोगे? अरे अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर वो कीमत मांगते तो आज आप आजाद ना होते, गुलाम होते। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में आज ये देखने को मिल रहा है कि आजाद देश के आजाद 2 बच्चे गिरवी रखे हुए हैं। वो क्यों गिरवी रखे हुए हैं? ये भूख के कारण।
उनके बाप को जो है महाजन ने 1600 रुपया दिया, वो 1600 रुपये नहीं चुका सका, उसके ऊपर दबाव दिया गया, उसने अपने बच्चों को गिरवी रख दिया कि तब तक मैं आपका पैसा नहीं चुकाता, मेरे बच्चे आपके यहाँ गिरवी रहेंगे। क्या यही प्रजातंत्र है? क्या यही लोकतंत्र है? कहते हैं दास प्रथा खत्म हो चुकी, परंतु आज भी दास प्रथा के नमूने देखने को मिलते हैं। दास प्रथा आज भी मौजूद है। आज भी हिंदुस्तानियों के लब आजाद नहीं है, गुलाम है। बैंक की कपकपाहट है औरतों पर, सामाजिक कार्यकर्ता डरते हुए काम करते हैं, कहीं उन्हें किसी आरोप में गिरफ्तार न कर लिया जाए। जैसे माओवादी आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले संगठनों ने लंबे समय से मजदूरी, छात्रों की फीस में बढ़ोतरी और आदि दलितों पर हुए अत्याचारों के मुद्दे को उठाया तो उन पर कहर ढाया गया और अंदर जेलों में डाल दिया गया। पिछले 2 साल में 100 से ज्यादा लोगों को उठाकर गैर कानूनी तरीके से बंद कर हिरासत में प्रताड़ित करने के बाद छोड़ा गया जाती है। उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है और गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, ताकि कोई नौजवान इन समाज सेवकों की हालत देखकर समाज के लिए कार्य करने के लिए तैयार न हो। धीरे धीरे लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना समाप्त होती जा रही है। यह सब मीडिया का प्रभाव, टेलीविजन पर प्रतिदिन नए चेहरे को सामने लाया जाता है। आप देखते होंगे टीवी पर कि आज डांस के अंदर नए चेहरों को सामने लाया जा रहा है, डांस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, आज गाने सिखाए जा रहे हैं, उन्हें गवाया जा रहा है, नए चेहरे गाने के लिए सामने लाए जा रहे हैं। क्या आज तक टीवी पे आपने ये प्रोग्राम देखा? देशभक्तों को तैयार किया जा रहा है, देशभक्तों के चेहरे सामने लाए जा रहे हैं। मेरे अनुसार आज एक हिजड़ों की फौज भर्ती की जा रही है। देशभक्तों को, बहादुर नौजवानों को हिजड़ा बनाया जा रहा है, जो पिता का यही करेंगे वो देशभक्ति के लिए कुछ नहीं करेंगे। आज जरूरत है तो सिर्फ देशभक्त पैदा करने की, देशभक्त बनने की। सरदार भगत सिंह ने अपने खेत में जाकर के अपने पिताजी से कहा था कि पिताजी इस खेत के अंदर ला करके बम के गोले बोल दिए जाएं, कि बेटे क्या होगा कि एक गोले से बहुत सारे गोले उत्पन्न होंगे, जिससे कि हम दुश्मनों को हराएंगे, दुश्मनों का विनाश करेंगे। वो थे देशभक्त। मैडम जी, आप अपने विचार प्रकट करें। के सामने सबसे पहले मैं अक्षय जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों के समक्ष बुलाया, और बाकी सभी आए अन्य जो भी अतिथिगण हैं और बाकी आप सभी जो भी भाई बहन मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आज आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में मानव अधिकार का हनन क्यों, इसके सामने प्रश्न चिन्ह लगा के जो अक्षय कुमार जी हैं, जिन्होंने जनता को जागरूक करते हुए उनके सामने एक ये प्रश्न किया है कि आज जिसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे जनता का शासन है, जनता की सरकार है, जनता का शासन है, जनता के लिए है, पर अगर हकीकत आप लोग देखें तो यहाँ पर सिर्फ जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। उसे आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे वो महिलाओं का है, पुरुषों का है, अधिकार जो हमारे सरकार ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का कहीं भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। एक गरीब इंसान उसके सामने तो अधिकारों की कोई मान्यता ही नहीं है। बेचारे के साथ कोई भी चीज होती है, पुलिस स्टेशन में जाता है, एक तो वैसे ही परेशान, उसको वैसे ही परेशान किया जा रहा है। वो एक मदद के लिए जो कि कहते हैं कि पुलिस को कहा जाता है कि लिखा होता है उनके कि आपके लिए, आपके साथ हमेशा, लेकिन अगर आप हकीकत देखें तो सबसे ज्यादा शोषण तो वही लोग आपका करते हैं।
एक आदमी बड़ी उम्मीद लेकर जाता है कि भाई हमारे साथ ये दिक्कत है, आप हमारी मदद कीजिए। वहीं पर वो अधिकारी सीधा उसको डांट कर भगा देता है कि आप क्या कर रहे हैं, कल को आप फंस जाओगे, चले जाओ यहाँ से, कुछ बात नहीं, जो हुआ है आपके साथ हम समझा देंगे, देखा जाएगा। तो अधिकार कहाँ रह गए? मैडम ने मुझे का मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर देवेंद्र कपिल, आप दोस्तों आज हमारे सामने और आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत लेकर के आया हूँ जो देश के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे मेजर हिमांशु आर्मी के अंदर मेजर रहे, वहां से आकर के गाजियाबाद के अंदर जगह मैं बोल रहा हूँ बजेड़ा के अंदर भूमि के मामले में एक समाज होते हुए लाख गया खाई और देश को आजाद कराने के लिए, उस भूमि को छुड़ाने के लिए इन्होंने नए जाने के लिए प्रयास किए, पद यात्राएं निकाली, संगोष्ठी की और पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया, फिर भी नहीं डरे, स्टेज पर खड़े रहे, राज्य खाते रहे। वो मेरे हिमांशु जो कश्मीर के अंदर गोलियों के बीच रहे, वो मेजर हिमांशु। मेजर हिमांशु और हमारी मुलाकात तो काफी पुरानी है, हम साथ साथ रहते रहे हैं काफी समय से और देश के लिए काफी कुछ करने के लिए तैयार है। मेजर जी उस मैंने एक फोन पे ही कहा था, मेरे साहब आप कौन आए कि अक्षय जी आप बुला रहे तो हम अवश्य आए और एक आवाज पर चले आए। देश के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं। अब मैं ओम प्रकाश जी जो स्वागत करेंगे। स्वागत है, कार्यक्रम पूर्वत रखिए। राजकुमार गर्ग हाँ जी, और हमारे शेर सिंह जी और ब्रजेश कुमार जी। वैसे थोड़ा हमारे किशन गौड़ जी और नरेंद्र वैसे थोड़ा थैंक यू। मंच पर उपस्थित सभी मेरे इस संगठन के अंदर और अपने जो हमारा एक सामाजिक दायित्व जो होता है हमारा, उसको निभाने के लिए इस संगठन का ये ले लीजिए कि सहयोग ले सकते हैं या ये कह लीजिए कि अक्षय जी ने हमें अपने अधिकारों के प्रति सजगता दिखाने के लिए या अवेयरनेस कह सकते हैं, उसके लिए संगठन की जो जरूरत महसूस की गई थी, वो संगठन में जो मशाल है उसको हमें आगे बढ़ाते हुए अपने मौलिक अधिकार के प्रति, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके प्रति हमें एक तरह से पूरी तरह से सतर्क रहना है। हर समय कहीं भी हमारे मौलिक अधिकार, किसी के भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स हैं, उनको अगर हम पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे
तो हमारा शोषण जो हो रहा है हर एक फील्ड में, आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप मेरे मेडिकल लाइन में आ जाइए, आप किसी डिपार्टमेंट उसमें चले जाइए, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चले जाएं, आप सभी को नजर आता है कि हर एक जगह जो करप्शन का लेवल है, जो शोषण है मानवाधिकारों का, हमारे ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही है, वो सभी जगह काफी तेजी से बढ़ रही है। और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक ऐसा समाज मिलेगा, अगर हम अब भी सजग ना हुए, अब भी हम अगर नहीं उठे, तो उनको एक ऐसा समाज मिलेगा जिसके अंदर मैं ये कहूंगा कि सच्चाई, ईमानदारी, ये शब्द सभी बेगाने लगने लगेंगे। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को, उनको अपने अधिकारों के प्रति पूरी उनको नॉलेज हो, उनको पता हो कि कहाँ मेरे अधिकार कहाँ स्टैंड करते हैं। ये अधिकारीगण या किसी भी लाइन में मुझे अपने अधिकारों के प्रति किस तरह से उठकर खड़े होना है कि आप लोग अपने राइट्स के प्रति, अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रति, अपने बेसिक राइट्स के प्रति पूरी तरह से तैयार होकर लड़ें, उसको प्राप्त करें। किसी भी कोस्ट पे आप उसको प्राप्त करें। एक बार आप अपने अधिकार प्राप्त कर लेंगे, फिर देखना कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपके पीछे जो लोग लगे हैं, सभी को एक रास्ता मिल जाएगा और वो उस पर चलकर अपना एक जीवन को, मैं ये कहूंगा कि आत्मिक रूप से संतुष्टि जो जीवन में आने के लिए, वो आप सभी को मिलेगी, जिससे हमें एक अच्छा माहौल, अच्छा देश और अच्छा समाज मिलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। भरसक प्रयास कर रहे हैं हमारे सभी सदस्यगण, और इसे आगे बढ़ाना है। जो अक्षय कुमार जी ने जो पौधा लगाया है उसको एक बड़े पेड़ के रूप में बनाना है। यही मेरी लोगों से प्रार्थना है और अपील भी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना इस तरह फैला दो कि कोई आदमी को न्याय मिल सके, सभी आदमियों को न्याय मिल सके और सभी लोगों को इसके प्रति बड़ा हो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, गरीब लोगों की मदद करता है। और देश में जो शांति अशांति फैली हुई है और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आतंकवाद फैला हुआ है, भ्रष्टाचार है, रोजगार, बेरोजगारी की समस्या है, ये सभी समस्याएं, ये लोग नेता लोग पहले तो वादे करते हैं कि हमें तुम्हें रोजगार दिलाएंगे, और ना तो ये रोजगार दिला पाते हैं, ना भ्रष्टाचार खत्म कर पाते हैं, ना ब्लैक हो रहा है उसको खत्म करते हैं। ऐसे कई जगह हमने देखा भी है और कई जगह गए भी हैं, हमने मौके पर देखा भी है। कुकिंग गैस वाले ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं, या राशन की दुकान वाला है वो ब्लैक में राशन बेच रहा है, गरीब आम आदमी को मिल नहीं रहा है। तो उनको ये अधिकार हम दिलाते रहते हैं। समय समय पर कोई हमारे पास में आ जाता है शिकायत लेकर, तो हम उसके साथ चल करके उसको जो भी चीज आवश्यकता होती है, चाहे वो राशन डिपो से मुतलिक हो, चाहे कुकिंग गैस की हो, हर प्रकार की समस्या के लिए हम सदैव पब्लिक के साथ रहते हैं। और हम तो यही आशा करते रहे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े पेड़ के रूप में उभारना है, और इसके लिए जितनी भी मेहनत की जाए उतनी भी कम है। अक्षय कुमार जी के जब हम काम करेंगे तो ही हाथ मजबूत होंगे, और अक्षय कुमार जी को इस संगठन में बड़े दिल से काम कर रहे हैं। अक्षय कुमार जी भी कर रहे हैं और हमारे वर्कर लोग भी कर रहे हैं। तो काम तो जोरों शोरों पे ही है, और इस ऑर्गेनाइजेशन आगे आने वाले समय में एक बड़े पेड़ के रूप में उभर के आएगा ये, और लोगों को समय पर न्याय दिलाता रहेगा। और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए तो ये बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है जब इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी आदमी जाए खड़ा होता है उनके कार्यालय में, तो उनके बड़ी दिक्कत आ जाती है। वो कहते हैं भाई तुम इनको क्यों ले आए, तुम खुद ही आ जाते, मैं आपका काम कर देता। लेकिन क्या है कि कई आदमी परेशान हो जाते हैं, काम नहीं होता उनका, तो वो हमारे को बुलाते हैं, तो हम जाते हैं उनको मौके में और उनका जो भी मसला होता है उसको हल करवाते हैं। और मैं तो फिर भी एक बार फिर यही अपील करूंगा, यहाँ सदस्यगणों से बैठे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस मंच पर आने का एक शुभ अवसर दिया। जो पेड़ हमारे मुनि जी ने लगाया है
हम सबका ये तय दिल से हक बनता है कि हम इस पेड़ की शाखाओं को इतना फैला दे कि पूरे काम के लिए जाते हैं वो काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पीछे एक सत्ता का हाथ होता है। इस सत्ता को लाने वाले कौन है? वो भी हम लोग ही हैं। अगर हम अपना मत यानी कि अपना वोट एक अच्छे इंसान को दें तो हमारे जो संविधान है ये एक अच्छे रास्ते पर चलेगा। हम नहीं चाहेंगे कि कहीं भी भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो हो। सबसे पहले कमी किसमें है? मैं किसी और में कमी नहीं निकालूंगा, मैं अपने आप में कमी निकालूंगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर कमी है तो हमारी कमी के कारण ही एक भ्रष्टाचार नेता इस कुर्सी पर आकर बैठता है। अगर हम मत देने के टाइम, मत देने के वक्त जब नेता लोग हमारे घर पर आते हैं, हाथ जोड़कर नए नए बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोड बनवा देंगे, नालियां बनवा देंगे, डिस्पेंसरी खुलवा देंगे, लेकिन हम ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को क्यों यहाँ बठाएं? अगर हमारे अंदर बुद्धि है और जब वोट मांगने आते हैं तो हमें उनसे यही कहना चाहिए, भाई देखो वोट तो हम दे रहे हैं, लेकिन आगे अब हमारे काम आओ या ना आओ वो आपकी मर्जी। एक बार मैं अपने क्लिनिक पर बैठा हुआ था तो हमारे जो जिला अध्यक्ष आगे थे वोट मांगने के लिए आए, तो वहाँ के जो मैन आदमी थे उन्होंने मुझसे कहा डॉक्टर साहब आप इनका स्वागत कर दो। तो देखो बुरा मत मानना, मैंने उनसे यही कहा भैया देखो ना तो मैं किसी के दर पर गया आज तक और ना मैं किसी को बुलाता, अगर किसी को वोट चाहिए तो मेरे पास आए और अपना वोट मांगे। तो हमारे जो आगे थे सदस्य वो आए और कह रहे डॉक्टर साहब आपका कीमती वोट हमें आपको चाहिए। तो मैंने उनको हंस के यही कहा भाई साहब मैं आपके उसको 4 साल तक लगातार जाता रहा, जब मेरी उम्र 18 साल थी, आज मेरी उम्र 26 साल है। 4 साल में उनके कुछ चक्कर काटता रहा, लेकिन मेरा पहचान पत्र नहीं बन पाया और आज आप मेरे यहाँ वोट मांगने आए हैं। तो कह रहे डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ, ये है वो पुराने वादे किए, आप ऐसा करो आप कल मेरे ऑफिस आओ मैं आपका वोट बना के दूंगा। तो मैं अगले दिन उनके ऑफिस पे गया तो बाहर जो उनके टीए साहब खड़े थे उन्होंने पूछा जी आप, तो मैंने उनको बताया जी मैं ऐसे आया हूँ। तो कह रहे जी अरे मीटिंग चल रही है ये है वो, मैंने 1 घंटा इंतजार किया, अंदर ऑफिस में जाने के बाद कह रहे डॉक्टर साहब आओ ये है वो है, चाय पानी वगैरह कुछ किया। उसके बाद जो उन्होंने मेरा पहचान पत्र बनाने के लिए फॉर्म वगैरह भर दिया, लेकिन आपको कोई पहचान पत्र बना नहीं है। दूसरी बात जो मेरे वहां आए तो मैंने कहा कि नाम तो नहीं लेना चाहूंगा कि जी ऐसा है आपकी वोट तो मैं दूंगा बगैर पहचान पत्र की भी दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भ्रष्टाचारी नीति क्या है? अगर हम किसी खाने में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले ये पूछा जाता है या सामने वाले लोगों के हाथों में ये देखा जाता है कि पैसा कितना है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपकी बातें सब सुनने के लिए तैयार है। इसमें नेतागण, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो भी कोई है, पुलिस अधिकारी, SI, ASI, SHO, सब ये देखते कि सामने वाले की जेब कितनी मोटी है। अगर इस ओर से आगे बढ़ाना है और इसका एक अध्यक्ष तन मन धन से जब तक इसने सेवा नहीं करेगा, मैं नहीं मानता कि ये सोसाइटी आगे बढ़ेगी। तो हमारा सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि हमें इस पेड़ को अपने खून पसीने से सींचना है और उसकी शाखाओं को पूरे देश में फैला देना है, ताकि जो इसका फल लगे वो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी खा सके। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों और दोस्तों, मैं धन्यवाद करते हुए भाई अक्षय मुनि जी का, वो अक्षय भी हैं और मुनि भी हैं, जल्दी हो गए वैसे मुनि। आपका कई बार इसरार रहा इस मुद्दे पर, बस सौभाग्य कुछ ऐसा नहीं बन पाया, क्योंकि चीजें मेरी नजरिए से हमेशा उसकी मर्जी से होती हैं। तो जब उसकी मर्जी होती है तभी कोई काम होता है। आपने काफी कुछ बढ़ा चढ़ा के कह दिया, क्योंकि मित्रों के, चाहने वालों के बारे में अच्छा कहने की आपको अच्छी आदत है और बढ़ा चढ़ा कहने की बुरी आदत है। दरअसल जिस मुद्दे का जिक्र, थोड़ा सा विषय जैसा मुझे आपने बताया कि लोकतंत्र में मानव अधिकारों का हनन, तो उस मुद्दे से संबंधित भी है। क्योंकि आपने जिक्र कर दिया, थोड़ा सा अलग हटके है, वो बहेड़ा का दादरी जो पावर प्रोजेक्ट रिलायंस अंबानी साहब बना रहे हैं, उससे संबंधित मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था। किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही थी, वो भूमि जो नोएडा से जुड़ी हुई है, और नोएडा में भूमि की क्या कीमत है वो आम आदमी जानता है। जब वो किसान के हाथ में वो धरती होती है तो वो उसमें गेहूं उगा लेता है, गन्ना उगा लेता है, सरसों उगा लेता है,